हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही मैं बोलूँगी प्रोसीजर वीडियो है, इन द सेंस कि कोर्ट का एक प्रोसेस के बारे में, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस सही तरीके से होगा तो केस आप जीत सकते हो। तो कोई जजमेंट आया भी नहीं वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का, जो मुझे लगा डालना चाहिए, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं ऐसी चीज़ की जिससे हेल्पफुल हो जाए। एक तो आप प्रोसेस भी समझो कि क्या है इसमें, साथ ही साथ में अगर आपको कोई केस चल रहा है, कुछ ऐसा इशू है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करें ताकि आप केस जीत सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। ये सिविल केसेस जो होता है उस पे लेकर ज़्यादा हम करेंगे, क्रिमिनल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्रिमिनल का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सिविल केसेस में एक ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको कैसे करना चाहिए और उनकी क्या कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल बहुत सारे लॉ कोर्सेज के साथ में आ रहा है। साथ ही साथ में हम कोर्स कम जॉब ऑफर भी दे रहे हैं लॉयर्स को, यंग लॉयर्स को। आप इन सब का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या ज़्यादा डिटेल जब जाना चाहते हो तो एक नंबर दिया गया, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ में फॉर्मेट्स भी हैं, लीगल फॉर्मेट्स भी हैं, तो ये सारा चीज़ का डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एविडेंस होता है सिविल केसेस में वो दो तरीके का होता है। इनफैक्ट वो क्रिमिनल में भी दो तरीके का ही होता है। एक होता है ओरल एविडेंस और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओरल एविडेंस क्या होता है। ओरल या मौखिक गवाही जिसे हम बोली जाती है, तो ये बेसिकली ऑब्वियसली जैसा नाम बोला गया है, ये जब विटनेस कोर्ट में आता है और स्टैंड होती है, अपने आप जो बात जो भी हुई होती है, स्टोरीज जो भी हुई होती है, जो भी घटना घटी होती है, या जो भी वो अपने आँखों के सामने में देखा होता है, या जो भी उसकी जानकारी में होता है, इन सारी चीज़ की बात वो कोर्ट में मौखिक रूप से वो बताता है। तो ऐसे एविडेंस को ओरल एविडेंस कहा जाता है। जो ओरल एविडेंस होता है इसमें ज़्यादातर जो बात होती है वो फैक्ट से रिलेटेड होती है। ज़्यादातर देखा जाता है वो कोई नेबर होगा, आके बता देगा कि हाँ इसने ये ज़मीन ये है, ये इतने सालों से रह रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स जो केस में बनाया गया है, चाहे वो प्लेंटिफ ने बनाया है या चाहे वो डिफेंडेंट ने बनाया है, जो प्लेंटिफ का जो फैक्ट्स होगा, जो प्लेंटिफ तो आके अपनी गवाही देगा ही देगा, प्लेंटिफ यूजुअली अपना गवाही देगा, साथ साथ तो वो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होगा वो भी देगा। डिफेंडेंट की बात भी सेम आती है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर अगर वो और किसी को बुला रहे हैं एज ए ओरल एविडेंस में, तो ज़्यादातर वो जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो बात बोल रहे हैं उसी बात को वो कोरैबोरेट का मतलब वही बात को, हाँ ये जो बोल रहे हैं सही है, ऐसा ही है, ये बताने के लिए वो आते हैं। तो ओरल एविडेंस अधिकतर कोरैबोरेशन के पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये हमारे सेक्शन 59 और 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे है। अभी तो BNS उसमें चेंज हो गया, भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया, BSS हो गया, तो उसमें सेक्शन चेंज हो गया, लेकिन उस पर कोई भी जो वर्डिंग्स में उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हुए हैं। साथ ही साथ में ओरल एविडेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है ओरल एविडेंस करवाना। देखिए, ओरल एविडेंस कराना एज आई सेड बिफोर कि ये कोरैबोरेट कराने के लिए होता है। खाली मैं ही बोल रही हूँ कि भैया मेरे घर के सामने में इतना बड़ा गड्ढा राम ने खोद दिया है, ये मैं बोल रही हूँ। मेरी ये बात को कोरैबोरेट करने के लिए मेरे आसपास का कोई पड़ोसी आकर के नहीं बोल रहा है, तो क्या कोर्ट सिर्फ मेरी बात पे यकीन करेगा? कोर्ट को ये भी तो लग सकता है कि कोई दुश्मनी होगी, उसकी वजह से ये झूठ बात बोल रहा है। तो मैं सच बोल रही हूँ, ये बोलने के लिए मुझे 2 या 3 लोगों को तो अपने आस पड़ोस को बुलाना ही पड़ेगा, जो ये बोलेंगे हाँ ये डेट में ये खोद रहा था। तो ये कोरैबोरेशन के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एविडेंस होता है ओरल एविडेंस। साथ ही साथ में ओरल एविडेंस कैसे दोगे, ऑब्वियसली मौखिक रूप से भी दोगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो बात नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते, तो वैसे भी अपने पास में ऑर्डर 18 रूल 4 का प्रोविजन होता है, वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी बात नहीं कर सकता है, गूंगा है, तो उसके साथ में एक सपोर्ट पर्सन दिया जाता है जो उनके बिहाफ में गवाही करता है। ठीक है, तो ये है आपका ओरल एविडेंस। आती है जो पहले निकली थी, इंपॉर्टेंस भैया किसका है। देखिए, मैं अपना अगर इस बात की बात करूँ, अपना प्रैक्टिस का इतने जो साल हुए हैं इसकी मैं बात करूँ, वो हर केस के ऊपर में डिपेंड करता है ना, हर केस के फैक्ट्स के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका केस है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीज़ का बराबर 50-50% का रोल रहता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ओरल एविडेंस कभी कभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सुपरसीड
कर देती है। बट वो मतलब फिर भी अगर हम एक डिसीजन लेना पड़े तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा बल मिलता है, ज़्यादा सबूत मिलता है, क्योंकि रीज़न उसका ये कि वो लिखित में होता है कि हाँ ये जो चीज़ है वो इसमें है, तो वो एक स्टैम्प मारता है। लेकिन कभी भी आप गवाही कराएं, हमेशा, खासकर लॉयर्स के लिए मैं ये बोलूँगी, जब भी आप अपना केस बनाएं तो हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हैं, साथ ही साथ में अपने क्लाइंट से ये ज़रूर पूछें कि इस चीज़ के लिए कोई लोग आएंगे गवाही देने के लिए या नहीं देने के लिए। अगर मैं एक रीसेंट अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो एक केस था, मतलब एविक्शंस का केस था, तो उसमें वो बोला मैंने तो इतना टाइम से मतलब चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने कहा ये बात को बोलने के लिए कोई आ रहा है क्या बताने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उस चीज़ का हो ही नहीं सकता है ना, तो कोई है आपका ये बताने के लिए। अगर क्लाइंट मुझे बोल देता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास केस ही क्या बच्चा, बताइए, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्लाइंट को भी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये हमारे तो 10 लोग उठ के आके बोल देंगे, भैया ज़रूरी है कि 10 लोग के 10 की बात को कोर्ट मानेगा। कोर्ट को कहीं ना कहीं वो 10 लोगों के साथ में एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए। सो दे बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, बट येस डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस, इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है। इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब भी आप अपना केस बनाए, चाहे वो एज ए प्लेंटिफ बनाए या एज ए डिफेंडेंट बनाए, आपका ध्यान में आपके वो जो एविडेंस है उसको रखकर ही आपको केस बनाना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आप कोर्ट में प्रस्तुत करोगे, जो एविडेंस आप कोर्ट में दिखाओगे, उस एविडेंस के बेसिस में ही आपको जजमेंट मिलेगा। आपने प्लेंट में क्या लिख दिया, अगर वो प्लेंट में आपने तो बहुत कुछ लिख दिया लेकिन आप गवाही के थ्रू कुछ ला नहीं पा रहे हो, तो क्या पॉइंट है बताओ आप उसका। तो देयरफॉर मैं ये करती हूँ और ये गुड प्रैक्टिसेस में आता है। एज ए सीनियर मैं बोल सकती हूँ कि हमेशा अपने क्लाइंट से पूरा स्टोरी तो आप लो ही लो, साथ ही साथ में एविडेंस की बात भी शुरू में ही कर लो कि उनके पास में किस टाइप का एविडेंस है। ऑन बेसिस ऑफ दैट अगर आप अपना केस बनाते हो, चाहे आप एज ए प्लेंटिफ बनाओ चाहे आप एज ए डिफेंडेंट बनाओ, आपको केस जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा। बिकॉज आप अपना केस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, बिकॉज एविडेंस इज़ वन थिंग जो आपका केस को जिताता है, आपके केस को हराता है, राइट। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।